वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। ठीक है, चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक चार्ज डेंसिटी के साथ में। चार्ज डेंसिटी का मतलब है हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सरफेस पर किस तरीके का रहेगा। जैसा हमारा सरफेस रहेगा उसी टाइप का हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग को लेकर, जिसमें पहला मेथड मेरा फ्रिक्शन था, दूसरा मेथड मेरा कंडक्शन था और तीसरा मेथड जो है मेरा वो इंडक्शन है। लेकिन हमने इंडक्शन को लेकर अपने लेक्चर में कोई बात नहीं करी थी। तो आज हम चार्ज डेंसिटी को आगे लेने से पहले, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं पीछे रहे एक मेथड को डिस्कस करना चाहूँगा। तो वो हमारा मेथड है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर मेथड ऑफ इंडक्शन। कि अब इंडक्शन का मेथड क्या रहेगा, हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन जो चार्जिंग के लिए रहेगा वो क्या होता है। ये मेथड ऑफ इंडक्शन कुछ इस टाइप से समझ लो जैसे कि तुम्हारे किसी महफिल में होने से माहौल बेबी हो जाए, माहौल ही बदल जाए सिर्फ तुम्हारे वहां पहुंचने से। तुमने अभी कुछ नहीं किया लेकिन महफिल में तुम्हारे पहुंचने से समा ही बदल जाए, महफिल का रुख ही बदल जाए। तो ऐसा ही है हमारा इंडक्शन का टॉपिक, जिसमें हमारा एक जो मटेरियल होगा, एक जो सब्सटेंस होगा, वो सिर्फ दूर खड़ा रहेगा और सामने पड़े हुए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज ला देगा। ना तो कोई कांटेक्ट में आएगा और ना ही हम उसको एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे। उसके आने से ही दूसरे का नेचर बदल जाएगा। जैसे कभी कभी हमारी लाइफ में किसी लोगों का, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके आने से हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर ही बदल जाता है। तो आज ऐसा ही हमारा एक टॉपिक है, टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन। लेकिन सर तीसरा लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, चौथा लेक्चर आपका चल रहा है, पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब तक तो एक लॉ आ जाना चाहिए था, जो लॉ था कूलॉम्स लॉ, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, जो कि इस पूरे चैप्टर की रूट होता है सर, कूलॉम्स लॉ। और आपका ये फोर्थ लेक्चर चल रहा है, जिसमें लगभग आपने 3 घंटे की क्लास भी कंप्लीट कर ली है। बट अब ये कूलॉम्स लॉ नहीं आया। ये कूलॉम्स लॉ है कहाँ? इस कूलॉम्स लॉ पर एक बात याद आती है कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये कह रहा है हमारा कूलॉम्स लॉ। अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज को समझा है, आगे हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स के बाद कि अभी तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान बाकी है। जब एक बार इस कूलॉम्स पर डिस्कस करने के लिए आ जाएंगे, फिर वहां से हमारा जो अध्याय नंबर 2 है वो स्टार्ट होगा। लेकिन कूलॉम्स लॉ को आने से पहले हमारी बेसिक बातें आज लेक्चर नंबर 4 में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ इंडक्शन के अंदर। मेथड ऑफ इंडक्शन। अब इंडक्शन का मेथड क्या कहता है? यह भी एक तरीका है किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाने के लिए। इसमें होगा क्या कि पहले से आपके पास में एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मेरे पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव नेचर का है। जब मैं इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आऊंगा, जब मैं इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आऊंगा, तो होगा क्या कि ये इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाने का काम करेगा। अगर मैं वहीं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन के मेथड में क्या हो रहा था कि मुझे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था, या तो डायरेक्ट या फिर किसी कंडक्टिंग वायर की मदद से। लेकिन यहां पर मैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में नहीं लेकर आऊंगा। एक मैं अपने मिनिमम डिस्टेंस पर दोनों ऑब्जेक्ट को रखूंगा, जिसके अंदर मैं देखूंगा कि इस ऑब्जेक्ट ने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया।
इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, कैसे इंडक्शन का काम होता है। जैसे ही मैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आता हूं, आप सबको पता है इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज तो है, लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने ही उसके पास में नेगेटिव है। तो इसकी वजह से चार्ज कितना है ओवरऑल, इसके ऊपर नेट चार्ज है 0। जैसे ही मेरा ये चार्ज ऑब्जेक्ट आया, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा इंड्यूसर। इस चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, इंड्यूसर। जैसे मैं इसके पास लेकर आता हूं तो होता है क्या कि इसके ऊपर नया ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है कि सारे नेगेटिव चार्जेस इसमें से निकल कर आ जाते हैं सरफेस पर। सारे नेगेटिव चार्जेस किस पर आ जाते हैं, सरफेस पर। सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं सरफेस पर, और जब सारे नेगेटिव चार्जेस आगे आ जाएंगे तो पीछे होगा लेक ऑफ नेगेटिविटी, जिसकी वजह से वहां का सरफेस हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन नया ही बन गया। हम इसको बोल देंगे ये एक इसकी पोलराइज्ड फॉर्म बन गई। ये इसकी क्या बन गई, एक पोलराइज्ड फॉर्म, कि मेरे इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना कि पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, खींची लिए। जब सारे नेगेटिव निकल कर आगे आ जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, हमारा सरफेस पॉजिटिव नेचर का। तो पहले स्टेप में इंडक्शन के दौरान क्या होता है कि वहां पर चार्ज पोलराइज्ड होते हैं, वहां पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमें नहीं पता कि आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था, लेकिन अब इंड्यूसर के आते ही इस पर जो चार्जेस है वो पोलराइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे। पोल बन जाएंगे, एक नेगेटिव पोल और दूसरा बन जाएगा पॉजिटिव पोल। तो इस पोलराइज्ड फॉर्म को देखते हुए हमने आप पूछा क्या स्टेप 1 में ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, क्या स्टेप 1 को देखते ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है? नहीं सर, यहां पर अभी भी नेट चार्ज क्या है, मेरा नेट चार्ज यहां पर अभी भी 0 है। तो हुआ क्या है, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओनली पोलराइज्ड फॉर्म ऑफ चार्जेस क्रिएटेड। अब क्या होगा सर, तो फिर इसके ऊपर चार्ज आएगा कैसा? क्या आपको याद है कंडक्शन के दौरान चार्ज कैसा आ रहा था? कंडक्शन के दौरान हमारा चार्ज अगर पॉजिटिव था तो दूसरे न्यूट्रल पर पॉजिटिव ही आ रहा था, अगर नेगेटिव था तो दूसरे पर नेगेटिव ही आ रहा था। लेकिन यहां पर केस थोड़ा उल्टा होगा। अगर मेरा इंड्यूसर पॉजिटिव है तो इस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऐसा कैसे होगा, ये हमें बताएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ऐसे समझ लो कि एक सेतु का काम करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, क्योंकि मैं अब इस इंटरमीडिएट स्टेप में मैं अपने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला हूं अर्थ के साथ। मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं करूंगा अर्थिंग। मैंने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की क्या कर दी, अर्थिंग। लेकिन कंडीशन बात करी जाए तो कंडीशन तो मेरी यही रहेगी जो मैंने अभी स्टेप नंबर 1 में पोलराइज्ड फॉर्म क्रिएट करी है। लेकिन अपने इस इंड्यूसर को ना भूल जाना, इंड्यूसर यही रहेगा हमारा। इंड्यूसर इसके साथ ही लेकर चलना है, इंड्यूसर नहीं हटाना है। इंड्यूसर के प्रेजेंस में मैंने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ में। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। इन द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या तो आएंगे या जाएंगे। मींस अकॉर्डिंग टू अर्थिंग कहा यह जाता है कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि अर्थ की होल्डिंग कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आने से और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जाने से, क्योंकि अर्थ का तो दिल काफी बड़ा है।
तो अर्थिंग के दौरान हमने देखा कि जब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनेगा। अब फ्लो ऐसा बनेगा, या तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आएंगे, या हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ चले जाएं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? इसका पता हमें चलेगा इस कंडीशन से कि जैसे मुझे पता है कि अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर करूं तो मेरा इफेक्टिव चार्ज जो ज्यादा रहता है वो पॉजिटिव नेचर का रहता है। अब ये जो पीछे की साइड पॉजिटिव है, ये क्या करेगी, अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगी और धीरे धीरे करके एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ टू दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के लिए अर्थ से मेरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे को न्यूट्रल किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे को न्यूट्रल किया, धीरे धीरे चार्ज का फ्लो बनता रहेगा और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि पूरे इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। पूरा का पूरा ये मेरा ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से क्या होगा, नेगेटिव नेचर का बन जाएगा। लेकिन अभी मेरा ये जो कंडक्टर है अर्थ के साथ में ही कांटेक्ट में रहेगा। अब यहां से एक डाउट क्रिएट होता है। वो डाउट क्या बनता है, हम एक गलती कर देते हैं कि कब तक इस कंडक्टर को अर्थ के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा, कब तक हम इसको अर्थ के साथ में कांटेक्ट में रहने दें और कब तक इस इंड्यूसर को इसके पास में रुके रहने दें। तो सबसे पहले अर्थिंग को हटाएं या इस इंड्यूसर को हटाएं? हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये कर देते हैं कि इंड्यूसर को पहले हटा देते हैं। अगर आपने इंड्यूसर को हटाया तो जैसे आपने भीख मांगी थी इलेक्ट्रॉन्स की अर्थ से, आप जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ से मांग रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कोई तो है जो होल्ड करके रख रहा है, वो था हमारा पॉजिटिव नेचर। ये पॉजिटिव नेचर इनको पकड़ के रखता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, जिस कारण ये इंड्यूसर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहीं रहने देगा। अगर मैंने इस इंड्यूसर को हटा दिया तो पॉजिटिव तो गया, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन रोकेगा, इस नेगेटिव नेचर को कौन रोकेगा, क्योंकि इनके बीच में तो रिपल्सन होगा। अब ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर से हमारे कहां चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। ये तो वो कहावत हो गई, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, हमारी छोटी सी मिस्टेक करने से फिर तुम क्या पाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है तुम्हें कि इंड्यूसर को तुम्हें यहां से नहीं हटाना है। सबसे पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे इस अर्थिंग को। तो जैसे ही इस अर्थिंग को हटा दोगे, इस पर चार्ज आ गया और इस चार्ज को बोलेंगे हम इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये लाया गया है किसके द्वारा, एक इंड्यूसर के द्वारा। तो नाम तो बनता है, नाम तो दिया ही जाएगा इस इंड्यूसर का, चार्ज लाने के लिए हम इसको बोल देंगे इंड्यूस्ड चार्ज। डाउट नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया कि रिमूव करेंगे पहले अर्थ को, पहले अर्थिंग को, या फिर हम रिमूव करेंगे किसी इंड्यूसर को। इंड्यूसर को रिमूव करेंगे या फिर हम रिमूव करेंगे अर्थिंग को। तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे अर्थिंग को। उसके बाद में दूसरा डाउट मेरा ये आता है कि सर जब इंड्यूसर ने दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में मेरी हेल्प करी, तो इसके पास जो चार्ज था वो पहले से कम हो गया क्या? क्योंकि देखो इस पे नेगेटिव चार्ज ले आया, क्योंकि शुरुआत की कहानी में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। तो चार्ज आया तो कहीं ना कहीं सर इसने ट्रांसफर तो किया होगा ना, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। 1% भी इस इंड्यूसर के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंड्यूसर के पास में पहले चार्ज था, अब भी वही चार्ज इस इंड्यूसर पर रहेगा। तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज ऑन द चार्ज ऑफ इंड्यूसर, ऑन द चार्ज ऑफ इंड्यूसर। तो कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरा डाउट यहां से क्या बनेगा, तीसरा डाउट यहां से ये बनेगा कि इसके पास जो चार्ज आया है, इसके पास जो चार्ज आया है
उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, उस चार्ज की जो वैल्यू है, क्या ग्रेटर देन होगी इंड्यूसर। मान लेते हैं कि इसके पास में 20 कूलम चार्ज है, तो क्या इसके ऊपर 30 कूलम पहुंच जाएगा, 40 कूलम पहुंच जाएगा, 21, क्या 20 से ज्यादा होगा? क्या कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, बराबर हो सकता है अगर कंडक्टर है तो, ध्यान रखना, बराबर हो सकता है अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कंडक्टर है तो, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा, कम रहेगा। बराबर हो सकता है, कम रह सकता है, लेकिन इस पर चार्ज इंड्यूसर से ज़्यादा नहीं जाएगा। यही हमारा तरीका होता है मेथड्स ऑफ इंडक्शन का। ऐसे हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं अपने इस तरीके से। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि यहां से आप इस इंड्यूसर को हटा सकते हैं। इसके दौरान ये बोला जाएगा, तीसरा पॉइंट या तीसरा चौथा डाउट जो भी है हमारा, कि इसके पास जो नेचर है उसके अपोजिट नेचर का ही चार्ज डेवलप होगा। अगर इंड्यूसर मेरा नेगेटिव लिया जाता तो इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज पॉजिटिव आता। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अर्थ से कंडक्टर की तरफ जा रहा था, तो इसमें क्या होता, कंडक्टर से अर्थ की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते। अब इस दौरान क्या हुआ, नया चार्ज इस पर डेवलप हुआ। इस डेवलप को हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 ओवर ER, दैट ER इज रिलेटिव परमिटिविटी। ER इज रिलेटिव परमिटिविटी, और यही आएगी अभी हमारे कूलम्ब्स लॉ के अंदर, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने इस अच्छी सी सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ऑफ क्लास 12th। तो मंजिल अभी दूर है, आज के लेक्चर के बाद हम उसी कूलम्ब्स लॉ पर पहुंचेंगे। अब उसके लिए मैं बात कर रहा था, आज का टॉपिक जो है हमारा चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? अब हम अपने इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या है। इस टॉपिक के दौरान क्या होता है कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्टडी करती है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सरफेस पर चार्ज को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सरफेस के अकॉर्डिंग उसकी चार्ज डेंसिटी बनती है। अब हमारे पास में सरफेस कितने हो सकते हैं? हमारे पास में जो सरफेस हो सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस 3 सरफेस रहते हैं। अगर मैं सरफेस की बात करूं, एक तो सरफेस होगा मेरा लीनियर, दूसरा सरफेस होगा मेरा एरिया वाइज, तीसरा सरफेस होगा मेरा वॉल्यूम वाइज। मींस या तो मैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन करूं, या फिर मैं एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूं, या फिर मैं वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूं। तो हम इसको बोल देते हैं, जैसे एरिया की बात होती है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन मटेरियल या सब्सटेंस की बात होती है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। और अगर मेरी वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी हम इसको बोल देते हैं। अब सरफेस का क्या है, सरफेस का ये रहेगा कि अगर लीनियर है, मान लेते हैं कि हमारा कोई कंडक्टर जो कि कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर, इस लीनियर कंडक्टर पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? या तो आपको चार्ज की इंफॉर्मेशन दे देगा, ये भाई चार्ज की इंफॉर्मेशन ये है, और या फिर आपको ये बता देगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, चार्ज बताइए। दोनों में से कोई भी एक बात देकर आपसे वहां पर क्वेश्चन डिस्कस करवाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाएगा लैम्डा के द्वारा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि एरिया पर डिपेंड होगी, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि एरिया पर डिपेंड होगी, उसको डिनोट किया जाएगा सिग्मा के द्वारा। और हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी
उसको डिनोट किया जाएगा रो के द्वारा। तो ये हमारे तीन सिंबल हो गए, लीनियर चार्ज डेंसिटी सोन बाय लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सोन बाय सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सोन बाय रो। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा लीनियर का। अब लीनियर में क्या होता है कि लैम्डा क्या करेगा, जो लैम्डा होता है वो हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको हम कैसे पता लगाते हैं और ये हमें क्या बताता है, ये बताता है लैम्डा कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो हमें बताएगा चार्ज डेंसिटी अबाउट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। कि कैसे, कि इस रॉड के अंदर मेरी एल लेंथ की रॉड है जिस पर मेरा चार्ज है Q। इस एल लेंथ की रॉड पर मेरा जो चार्ज है Q, अगर यूनिट लेंथ की बात करूं, अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं तो मेरा चार्ज होगा Q/L। और इसी यूनिट लेंथ को डिफाइन किया जाएगा लैम्डा के द्वारा, लैम्डा बराबर QL, लैम्डा बराबर QL। और फॉर्मूला यहां से बन जाएगा हमारा CB, इसकी यूनिट बन जाएगी CB/M, कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, आपकी पर यूनिट लेंथ के अंदर, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने दे रखा है वही उसकी डेंसिटी को डिसाइड करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा बन गया लैम्डा बराबर QL। अब इसमें क्या होगा, आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसके बाद आपसे पूछेगा एक स्मॉल लेंथ पर आपका चार्ज कितना होगा, एक स्मॉल लेंथ पर। ये तो कंप्लीट लेंथ के लिए बोल दिया कि कंप्लीट लेंथ जो L है उस पर आपका चार्ज डेंसिटी क्या बन रही है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, अब आ रहा है इंडक्शन। अब जैसे कि ये होगा dq बराबर लैम्डा dx, dq बराबर लैम्डा dx। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में ये एक लीनियर रॉड, इसकी मैंने एक छोटी सी लेंथ ले ली, जो मेरी लेंथ है dx, जो मेरी लेंथ है dx। इस dx लेंथ के एलिमेंट पर, सॉरी, ये जो मेरा पूरा L लेंथ का एलिमेंट है, इसके जो सबसे छोटी जो मैंने लेंथ ली है dx लेंथ पर मेरा चार्ज क्या होगा। इस L लेंथ के कंडक्टर पर मेरा जो dx छोटा सा एक एलिमेंट मैंने लिया है, इस एलिमेंट पर मेरा चार्ज क्या होगा। तो चार्ज ऑन dq, चार्ज ऑन dx, तो dq बराबर रहेगा लैम्डा dx। मींस हमारी जो डेंसिटी है उस पर यूनिट डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने छोटे से एलिमेंट के साथ में। अब जैसे इस छोटे से एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पर यूनिट लेंथ के साथ, पर यूनिट लेंथ मींस अपनी कंप्लीट चार्ज डेंसिटी, तो हमें उस छोटे से रीजन पर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा अपने चार्जेस का, कि इस छोटी जगह पर हमने कितना किया है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि आपने इस छोटी सी जगह का तो बता दिया, लेकिन अगर इस कंप्लीट को बताओगे तो क्या करोगे। तो कंप्लीट लेंथ को बताने के लिए हम मदद लेते हैं इंटीग्रेशन की, हम लोग हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन मेथड की। और इंटीग्रेशन मेथड है क्या, इंटीग्रेशन मेथड है हमारा जब आप एक छोटी छोटी dx को, छोटी छोटी dx को जोड़ जोड़ कर, तोड़ तोड़ कर आप इसका पता लगा लोगे तो आपके पास में कंप्लीट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब क्या मैथ के अंदर ऐसी कोई चीज है जो छोटी छोटी छोटे छोटे सेगमेंट्स को ऐड कर कर हमें बता सकती है।
तो वो तरीका होता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस एडिशन। बस कंटिन्यूअस एडिशन हम लोग करते गए करते गए करते गए और हमें कंप्लीट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। अब इसमें बात ये आती है कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो बार बार या हर जगह नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, अगर मेरा जो लैम्डा है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है चार्जेस का, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टेंस के चेंज होने पर चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं यहां मेरी कुछ मिला चार्जेस, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो यहां और ज्यादा मिला, यहां बढ़ा तो और ज्यादा मिला, तो हर एक पॉइंट पर मेरी चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। अगर ऐसा मिल रही है तो मैं बोलूंगा उसको नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हर एक पॉइंट पर कहीं भी मैं उठाऊं, अगर सेम वैल्यू मिलती है तो मैं उसको बोलूंगा यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लैम्डा यूनिफॉर्म है तो देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, Q बराबर लैम्डा एल, Q बराबर लैम्डा एल डायरेक्ट लगा दोगे। क्या लगा दिया जाएगा, Q बराबर लैम्डा एल। ये कैसे आया, Q बराबर लैम्डा एल कैसे आया, कि मान लो कि जब हम छोटे से पॉइंट डी क्यू को लेते हैं तो उस पर हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड में, अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या होगा कि लैम्डा मेरा यदि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म होने पर इसका मतलब है कि लैम्डा हो गया कांस्टेंट, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब लैम्डा हमारा कांस्टेंट है तो इसको पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर बुला लेंगे, बेटा तू बाहर आ जा, और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका चलेगा, अपनी लेंथ का। तो टोटल चार्जेस के लिए डी क्यू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन आएगा क्यू, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, दैट इज एक्स। और जो हमारी एक्स है वो डिस्टेंस है, और पूरी इस रॉड की डिस्टेंस मैंने कितनी मानी है, एल। तो जहां तुम्हें डी क्यू दिखाई दे रहा है, जहां तुम्हें डी क्यू दिखाई दे रहा है उसका इंटीग्रेशन करके आया क्यू, लैम्डा हमारा ऐसे ही था, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारा एल। तो क्यू बराबर लैम्डा एल। जब भी फॉर्मूले में ये यूनिफॉर्म दिया हो तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करी, क्या लेंथ है उस लेंथ का मल्टीप्लाई किया, आपको ओवरऑल चार्ज का पता चल जाएगा। लेकिन कहानी दिक्कत की कहां पर आती है, दिक्कत की बात वहां आती है जब हमारा ये जो लैम्डा है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होने लगे, तब हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कहानी आती है अब दूसरे सरफेस पर, जो कि है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस एरिया वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम इसको डिनोट करेंगे, मैं बात करूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो यार, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी जो रहेगा, मान लो सरफेस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, सरफेस पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे किया जाएगा, सिग्मा से। जैसे एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन था क्यू, कि एल लेंथ पर प्रेजेंस ऑफ चार्जेस क्यू थी, तो यूनिट लेंथ पर क्या बनी थी, क्यू अपॉन एल। तो वहां तो लीनियर था तो एल लिया, या सरफेस तो मैं बोलूंगा सिग्मा। जो हमारा एरिया है, एरिया पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा हमारा क्यू, और मेरा यूनिट एरिया पर जो रहेगा, यूनिट एरिया पर जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा क्यू बाई ए। और जो यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है वो वहां की डेंसिटी डिनोट करी जाएगी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और यूनिट बन जाएगी सीबी ओवर मीटर स्क्वायर।
तो सिग्मा बराबर हमारी बन गया क्यू बाई ए सी बी ओवर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर फॉर्मूला। तो मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज क्यू बाई ए। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अब जैसे थ्योरी पीछे लीनियर के लिए थी कि डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहां चलेगा कि डी क्यू बराबर जो लैम्डा की जगह आ जाएगा सिग्मा और डी एक्स की जगह आ जाएगा डी ए। मीन्स लैम्डा की जगह आ जाएगा सिग्मा और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी ए। डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी ए। अब इसकी कहानी सेम वही है कि किसी भी इतने सरफेस को लेकर मैं उसका एक छोटा सा पॉइंट ले लूं, दैट इज डी ए, दैट इज डी ए। कंप्लीट एरिया में से एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए। तो बताओ भाई साहब उस पर चार्ज कितना है? तो डी क्यू क्या रहेगा? तुम्हारे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लिकेशन छोटे से एरिया का। तो सेम अगर तुम्हारा सिग्मा यूनिफॉर्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई नीड नहीं है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम बदलते हुए हालातों के साथ में अपने जज्बात बदलते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सेम थ्योरी है जैसे पीछे थे। इसके लिए यूनिट हमने वहां बताई दी, सी बी ओवर मीटर स्क्वायर मीन्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाएगा, डिनोट बाय रो, रो से डिनोट किया जाएगा। और इसके लिए थ्योरी क्या बनेगी? चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? क्यू बाई वी। मीन्स V वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q एंड यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q बाई V, दैट इज रो इज इक्वल टू Q बाई V। यूनिट बनेगी CB ओवर मीटर क्यूब, CB ओवर मीटर क्यूब इसकी यूनिट बनेगी। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं DQ बराबर रो DV, कि आपका कोई वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम के अंदर आप फाइंड करना चाहते हैं एक छोटे से वॉल्यूम, एक छोटे से एलिमेंट पर, तो उसके लिए हमारा चार्ज का फॉर्मूला बनेगा डी क्यू बराबर रो डी वी। अब इसकी कहानी सेम पिछली कहानी से रिलेट करेगी। अगर आपका ये जो रो यूनिफॉर्म है तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आपका रो नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन डाउट DOUBT, कंफ्यूजन क्या रहता है? कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर किसी के वॉल्यूम का हमें दिया गया है या वॉल्यूम को हमें दिखाया गया है तो उसके अंदर वॉल्यूम का ही डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दें। जैसे कोई एक स्फीयर है, उसके पास में भी एक वॉल्यूम है, और ये स्फीयर है मेरा कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास में वॉल्यूम है, और सर मुझे इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो इसके लिए मैं कौन सा लॉ लगाऊं? सरफेस का या फिर इस वॉल्यूम के चार्ज का? क्योंकि वॉल्यूम तो है इसके पास में। तो ध्यान रखना, डाउट क्या रहेगा कि आप वॉल्यूम देखकर ही ना लगाएं इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। आपको कंडीशन देखनी होगी कि वॉल्यूम रखने वाला मटेरियल, उसको सॉल्व किया जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी से। एक इस स्फीयर के पास में वॉल्यूम तो है क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो मुझे ये बताओ इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां बनेगा? आपने अगर पिछला टॉपिक लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेस पर बनता है।
उसके वॉल्यूम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा जो मिस्टेक ये रहेगी वो यही रहेगी कि हम क्या करेंगे, जहां भी जिस ऑब्जेक्ट के पास में वॉल्यूम है और हमने लगा दिया। नहीं, आपको ये चेक करना है कि आपका सरफेस है कैसा, उस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन रहा है, क्योंकि यहां पर तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, वॉल्यूम है भले ही, पर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहां रहा। तो ये डाउट हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का लगा दिया, सरफेस है तो सरफेस का लगा दिया, और लीनियर है तो लीनियर का लगा दिया। तो ये हमारी क्लास थी हमारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसमें हमने 3 टाइप से सरफेस को लेकर डिस्कस किया, 3 मटेरियल्स को लेकर डिस्कस किया, जिसके अंदर था हमारा लीनियर, दूसरा रहा हमारा सरफेस, तीसरा रहा हमारा वॉल्यूम। ये थी हमारी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इस चैप्टर की रूट है, कूलम्ब्स लॉ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे की वीडियो का वेट करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थोड़ा मोटिवेशन भी हमें करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आपको लेक्चर कैसा लगा।